हाँ बेटा, तो पिछली क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किए थे। फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम लोगों ने बात किया था पिछली क्लास में, अगर मान लो कि एक सर ये एक स्फेयर है और इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए चार्ज, और यहाँ पे कोई एक कैविटी क्रिएट करते हैं। ध्यान से समझना, कैविटी क्रिएट कर रहे हैं मतलब यहाँ पे ये पार्ट, इसमें हम कहें कि ये पार्ट जो स्फेयर का है, सॉलिड स्फेयर है, पूरे में चार्ज दिया गया। इसका बड़े वाले स्फेयर का सेंटर है O पॉइंट पे, और जो यहाँ कैविटी क्रिएट हुआ है इसका सेंटर है O1 पे, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है। चार्ज थ्रू आउट वॉल्यूम पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर थ्रू आउट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है, बोलो बेटा, तो ये इंसुलेटर होगा या कंडक्टर होगा? इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर। हाँ, बिल्कुल सही बात। सभी लोग बोला करो बेटा, इंसुलेटर होगा तभी ये एग्जिस्ट कर पाएगा, नहीं तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। सबके सब रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे, और ये जो है आपका मूव कर जाएगा। कहाँ मूव कर जाएगा? सरफेस पर। सरफेस पे मूव कर जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सरफेस पे मूव कर जाएगा। तो ये हम कहेंगे कि हमें अब बताना है इसके अंदर जो कैविटी है, एक सॉलिड स्फीयर है, उस पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया है रो। रो दैट मीन्स रो कूलम पर मीटर क्यूब। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम कहेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और ये पूछा गया है कि कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे, कोई पॉइंट है एक पी, कोई पॉइंट एक पी है, पी पॉइंट पे किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है इनसाइड कैविटी। इनसाइड कैविटी। और कोई एक पॉइंट है क्यू, एक पॉइंट क्यू है जो कि सेंटर ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया। और पी पॉइंट पे पूछा गया, ओ ओ वन का डिस्टेंस दिया है एल। ओ ओ वन का डिस्टेंस एल दिया हुआ, दोनों के सेंटर बीच का डिस्टेंस है एल। तो पी और क्यू पॉइंट पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. फाइंड ई एट पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड पी और क्यू पे। मैं फिर ये बात बता रहा हूँ बेटा, थोड़ा ज्यादा मालूम रहेगा तो तुम लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। और अच्छा इसलिए होगा कि जैसे अगर तुम अभी 11वीं में अभी 12वीं में पहुंच गए हो, तुम्हें 9, 10, 8 के क्वेश्चन दिए जाए तो तुम्हें क्या लगेगा? कुछ ऐसा हम नया चीज नहीं बता रहे हैं, उसी का एप्लीकेशन और जो जो चीजें पॉसिबल है हम सब पूरा कंप्लीट करेंगे। तो कंपटीशन में तभी बात बनती है कि जब ये लगे करिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखो, पी पॉइंट पे पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी इसका रेडियस होगा, जो एक कैविटी क्रिएट किया गया है, ध्यान देना, जो कैविटी क्रिएट किया है, जो कैविटी क्रिएट किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की सबसे बड़ा चैप्टर है, टेंशन मत लेना की। और इतना सब कहीं पे भी पढ़ रहे होगे, देख रहे होगे, तो कहीं कुछ नहीं, वो सब हमें मालूम है क्या बताते हैं क्या होता है। तभी तो गड़बड़ हो जाता है बच्चों का। कि जो कैविटी है, ध्यान देना, तो ये हम क्या कर रहे हैं कि कैविटी को पहले तो, जो ये कैविटी है इसको हम इसमें चार्ज है नहीं, तो हम उसी रेडियस का एक जो हमारा स्फीयर है उसको हम मान रहे हैं कि कैविटी में भी मान रहे हैं कि वही चार्ज है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दे देते हैं। ध्यान देना हमारी बात को, समझना, कुछ नहीं मुश्किल है, बहुत सब आसान है। जो ये कैविटी है इसका सेंटर यहाँ पे है O1 पे,
पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक कैविटी हम वही रेडियस का एक और स्फीयर हम कंसीडर कर रहे हैं, उसी रेडियस का एक और स्फीयर ले रहे हैं। देखो उस पे क्या कह रहे हैं हम, उस पे निगेटिव चार्ज दे रहे हैं, उस पे निगेटिव चार्ज दे रहे हैं और उसका सेंटर वहीं पे मान रहे हैं, उस पे निगेटिव चार्ज दे रहे हैं, निगेटिव। वही चार्ज निगेटिव दे रहे हैं, इसका भी सेंटर हमने वही ले लिया। अब क्या होगा, इसका हमारा एडवांटेज क्या होगा कि एक बार इसको हम फर्स्ट कह रहे हैं, इसको सेकंड कह रहे हैं। जरा ध्यान देना, जो हमारा कैविटी क्रिएट हुआ है बेटा, वहां पे अगर फर्स्ट प्लेस कर दें तो एक हमारा बड़ा सा स्फीयर हो गया, जहां पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वही रो है, रो, और यहाँ पे हम कहेंगे माइनस रो, मतलब यहाँ पे चार्ज निगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो फर्स्ट को अगर हम प्लेस कर दे जो कैविटी है, तो हमारा क्या हो जाएगा सिचुएशन, तब बात ये हो जाएगी कि जैसे एक बड़ा सा स्फीयर है, इफ फर्स्ट इज प्लेस्ड, ध्यान देना, if if first is placed in place of cavity, तो हमारा जो बन जाएगा, ध्यान देना, बड़ा सा स्फीयर हो गया। अब क्या हुआ, स्फीयर हो गया और यहाँ पे हम कह दें कि हमारा ओ पॉइंट हो गया, और थ्रू आउट वॉल्यूम चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया बेटा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कहोगे रो कूलम पर मीटर क्यूब। ये सबको क्लियर बात? यस सर। कैविटी में था नहीं, लेकिन हमने प्लेस किया है, तो अभी हम वहां पे जो ये डॉटेड लाइन से हम ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं, जहां पे हमने प्लेस किया है, फिर वहीं पे हम नेगेटिव चार्ज वाला प्लेस कर देंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके क्या हो जाएगा बताओ, जीरो, कैविटी बन जाएगा ना। यस सर। अब देखो, यहाँ पे हम पॉइंट पी ले रहे हैं, ये हम पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे पी पॉइंट, इसके सेंटर पे यहाँ पे कहीं ओ था, ये O1 था, कोई पॉइंट यहाँ पे पी लिया गया था। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब जब पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, तो हम एक क्लोज्ड सरफेस ले रहे हैं, ध्यान देना हमारी बात, किसी को भी कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछना। पी पॉइंट पे हम ये ओपी रेडियस का एक क्लोज्ड सरफेस ले रहे हैं, ओपी रेडियस का एक क्लोज्ड सरफेस ले रहे हैं। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। ये पॉइंट पी हो गया ओपी रेडियस का। तो अब इसके अंदर हम कहेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अभी कल देखा था कि सॉलिड स्फीयर में सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा था, जिसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम था रो, तो हमने क्या लिखा था, क्यू चार्ज थ्रू आउट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड था। यहाँ पे रो अगर हम कहते हैं क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बड़े वाले स्फीयर का रेडियस आर है, तो हमारा रो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा ना बेटा? यस सर। तो बताओ, क्यू चार्ज दिया था, रेडियस आर था, क्यू चार्ज दिया था थ्रू आउट वॉल्यूम, और रेडियस कैपिटल आर था, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम थी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा गया था बताओ? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। कितना बेटा? रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। रो स्मॉल आर बाय 3 एप्सिलॉन। तानवी बोल रही बेटा? अंजलि। अंजलि। Q small r by 4 pi epsilon naught r cube, capital R cube. हाँ वेरी, बेटा रटो मत, रटो मत। अब जैसे अंजलि ये लगा कि तुमने कहीं देखा हुआ और याद नहीं आ रहा तो कुछ बोले जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है फिजिक्स में। देखो Q, ये हमने अभी कल डिराइव किया था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू स्मॉल आर,
कब लिखा था कि कोई एक स्फीयर था, कोई एक स्फीयर था, इसलिए बार बार बता दे रहे हैं कि याद हो जाए। उस पे टोटल चार्ज क्यू अगर दिया हुआ है, क्यू चार्ज दिया हुआ है, रेडियस इसका कैपिटल आर है, सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर, यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है पी पॉइंट पे, तो ये लिखा गया था। याद आया बेटा? Yes, sir. तो अब यहाँ पी पॉइंट हो गया, तो ये देखो कि स्मॉल आर हम इसको कह सकते हैं पी पॉइंट ओपी लिख सकते हैं कि नहीं? पी पॉइंट जो स्मॉल आर है उसको ओपी लिख सकते हैं। और कैपिटल क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो? कैपिटल क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? Rho into 4/3 pi r cube. रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिख सकते हैं क्यू की जगह पे। और ये लिख सकते हैं, और स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर इज नथिंग बट ओपी, ओपी लिख सकते हैं। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसके कारण आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे ये हो जाएगा E1 कह दिया जाए, इसको E1 कहते हैं। E1 अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो यही हम लिखते हैं। अब इसको लिख लेते हैं। E की वैल्यू आ गई, E की वैल्यू आ गई Q, कैपिटल Q इज नथिंग बट रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अनन्या, रिश्ते समझ में आ रहा है बेटा? दुष्यंत, यस सर। रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, जो भी बताया करें वो जरूर एकदम डेली कर लिया करो हर हालत में। रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर इज नथिंग बट ओपी, ओपी कह दिया। या इसको लिख लेते हैं ओपी, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ 4 पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब कैंसिल हो गया, हो जाने दो। अब आया रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ओपी। अंजलि, याद आया? Yes. रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो वही आर तुम कह रही थी। चलो अब इसको अगर हम देखें, डायरेक्शन किधर होगा? वो से पी जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में होगा ना, तो इसको ओपी वेक्टर कह सकते हो, ओपी वेक्टर। ये बात समझ में आ रही बात सबको? बेटा डायरेक्शन तो इधर होगा ना, ओ से पी के डायरेक्शन में। ओ पॉइंट है, पी पॉइंट है, तो जब पॉजिटिव चार्ज है तो इधर डायरेक्शन होगा, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर हम वेक्टर टर्म में लिखें, ध्यान देना, तो ई कैन बी रिटन एज रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ओपी वेक्टर, इसको कह दिया जाए फर्स्ट। ये बात सबको क्लियर बेटा? सही बता रहा है? किसी यस सर। डाउट रहे पूछो Yes, sir. विदाउट एनी एजिटेशन। क्लियर है बात? Yes, sir. ऐसे कर देने से स्क्रीन ठीक है या नहीं? ये नहीं ठीक है। क्या कहते हो तुम लोग, बताओ कंफर्ट जैसे रहे। तो ये ठीक है। ये वाला ठीक है ना? तो पर मुझे समझ नहीं आया कि हमने जो जो हमने स्फीयर डाले थे सेम साइज के प्लस और माइनस चार्ज के, उसका हमने यूज कहाँ किया यहाँ पर? यहाँ क्या था बेटा? ये 1 और 2 का यूज। 1 को हमने यहाँ प्लेस किया तभी तो ये बना। 1 को हमने प्लेस कर दिया तभी तो पॉजिटिव पूरा स्फीयर हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हुआ। सर पर जहाँ पर पी है वहां पर कुछ जगह पे चार्ज नहीं होना चाहिए ना? अरे बेटा ये खत्म नहीं हुआ, ये थोड़ी ही हमने फर्स्ट लिखा, ये आंसर थोड़ी है ओ फाइनल। अच्छा, ओके। ये फाइनल आंसर नहीं है। अब क्या होगा कि पी पॉइंट पे हमें बताना था, पी पॉइंट पे बताना था, तो देखो क्या किया हमने, क्या किया था। सब लोग ध्यान दो बेटा। पी पॉइंट पे हमें, पी पॉइंट पे बताना था, तो इसका सेंटर तो ये था ओ पे, ये था O1, पी पॉइंट हमने यहाँ पे लिया। तो बेसिकली क्या हुआ कि इस पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। एक्चुअल में हमारा केस ये था,
अभी हमने जो फर्स्ट लिखा है वो क्या लिखा कि इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज दे दिया, जो कैविटी है पॉजिटिव चार्ज दे दिया था, सेम सेम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. एक्चुअल sir. में हमारा Yes, ये sir. है। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड वाला उठाएंगे, ध्यान देना जरा बात को। अब ये सेकंड वाला यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे, सेकंड वाला यहाँ से चूज कर रहे हैं, इस निगेटिव चार्ज वाला यहाँ प्लेस करेंगे। ध्यान देना, यहाँ निगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन चार्ज डेंसिटी वही रहेगा। निगेटिव प्लेस किया, क्यों निगेटिव प्लेस किया? क्योंकि पहले हम पॉजिटिव कर चुके हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या बन जाएगा बताओ? Neutral हो जाएगा. न्यूट्रल हो जाएगा, तो कैविटी हो जाएगी ना बेटा। Yes, sir. कैविटी का मतलब वहां कोई चार्ज नहीं होगा। तानवी, समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. हाँ, तो अभी हमने अब निगेटिव रख दिया, सेकंड हैज बीन प्लेस्ड इनसाइड कैविटी। अब देखो, उसके कारण हम लिखेंगे पी पॉइंट पे, निगेटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट पे क्या आएगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं, जब पी पॉइंट पे लिखना है, ध्यान देना हमारी बात, सब लोग ध्यान दो। पी पॉइंट पे लिखना है तो हम एक यहाँ पे एक क्लोज्ड सरफेस ले रहे हैं, एक क्लोज्ड सरफेस ले रहे हैं O1 P रेडियस का। किस रेडियस का? O1 P रेडियस का। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस नेगेटिव चार्ज के कारण P पॉइंट पे किधर होगा? टुवर्ड्स O1 होगा या अवे फ्रॉम O1 होगा? Sir, towards from O1. इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको हम फर्स्ट कह दें, या जो सेकंड से दिखा रहे हैं इससे रिप्रेजेंट होगा नेगेटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट पे। बताओ Sir, 1 की तरफ. Yes. तानवी? So 1 की तरफ. 1 की तरफ होगा, बिल्कुल सही बात, 1 की तरफ होगा। ये सबको समझ में आई बात? 1 की तरफ होगा। हर्षित, अंजलि, समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो 1 की तरफ होगा, तो फिर वही लिख देंगे, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब क्या लिख दोगे? O1P, इसकी जगह पे रेडियस क्या हो जाएगा? देखो अभी हमने फर्स्ट लिखा है, बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो है, इसको हम E1 कह रहे हैं, E1 कह रहे हैं, E1। अब इसको कह दिया जाए E2, इसको हम E2 लिख रहे हैं। minus rho by 3 epsilon naught O dash P. O1P, हाँ, O1. इसको लिख दें माइनस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट O1P, ऐसे कह सकते हो ना, O1P। अब देखो एक बात ध्यान से, O1P इसी को हम कह सकते हैं माइनस ऑफ O1P। O1P वेक्टर ये O1 ये है, P ये है, इसी का निगेटिव अगर हम O1P वेक्टर का निगेटिव लिखें माइनस O1P वेक्टर, तो क्या लिख दोगे? माइनस O1P वेक्टर कैन बी रिटन एज PO1 वेक्टर। समझ में आता है सबको ये? Yes. Yes, sir. ये बात समझ में आई? इसी E2 को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट PO1 वेक्टर, इसको कह दिया जाए सेकेंड। अब देखो यहाँ पे, अब जो हमारा एक्चुअल में रिजल्ट आया वो क्या आया कि एक हमारा स्फीयर है, सब आसान हो गया, कुछ नहीं है, देखो लग रहा था। और ये हमारा है कैविटी, ये कैविटी है, देखो अब यहाँ पे इसका पॉइंट O है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इसके कारण यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था कैविटी में, पॉजिटिव निगेटिव रख दिया तो हमारा ये कैविटी बन गया। कैविटी बन गया तो एक तो हम कहेंगे कि इसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो ये आया था O, और ये पॉइंट P है, और दूसरा इसका यहाँ पे है ये O1 और ये पॉइंट है P, तो PO1। देखो और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखेंगे E नेट एट P, E नेट एट पॉइंट P, वो क्या लिखोगे? E1 प्लस E2, और E1 क्या आया है? रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट
OP वेक्टर प्लस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट PO1। नेगेटिव के कारण PO1 हो गया। समझ में आया सबको बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ये बात सबको क्लियर बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. अनन्या समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. ऋषित? Yes, sir. गुड। देखो कुछ नहीं है फिर। अब ये दोनों वेक्टर का सम यहाँ पे हम कहते हैं रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया OP वेक्टर प्लस PO1 वेक्टर। OP वेक्टर प्लस PO1 वेक्टर। तो वेक्टर सम इतना मालूम है कि नहीं ये बताओ। एक वेक्टर है OP1, OP1, दूसरा है PO1, OP वेक्टर, और एक है PO1 वेक्टर। अगर हम कहें OP वेक्टर प्लस PO1 वेक्टर, इनका सम क्या लिखोगे? Sir, O1. OO1. सबको पता है ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तानवी बेटा बोलो, आपको पता है? यस सर। OO1 वेक्टर, इसको O1 वेक्टर कहते हैं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अगर दो साइड, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड सेम सेंस में रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो थर्ड रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। इसी को कह देंगे रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट OO1 वेक्टर। OO1 के बीच का डिस्टेंस क्या दिया है? रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज L है, और इसको हम कह देंगे अलोंग OO1, या हम इसको डायरेक्शन लिख दें अलोंग OO1, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इनके डिस्टेंस पे केवल डिपेंड किया, रो L अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P। मैग्नीट्यूड आया, और इसका डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन इधर इस डायरेक्शन में आ रहा है जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, और कहाँ पे आ रहा है? P पॉइंट पे। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी पॉइंट लोगे तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और डायरेक्शन क्या होगा? किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा? जो O से O1 को ज्वाइन कर रहा है। ये समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ताने बेटा समझ में आया? यस अनन्या? सर। Yes, sir. अब इस पे 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। कैविटी के अंदर इलेक्ट, अब आप लोग डिराइव नहीं कराएंगे, लेकिन हम ज्यादा बताना चाहते हैं, जानबूझ के चाहते हैं। अब क्या आएगा कि कैविटी है, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या कहोगे? कांस्टेंट कहोगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट सेम है ना बेटा? बोलो। Yes, sir. तो हम कह देंगे कि जब भी कैविटी के अंदर की बात की जाएगी, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाएगी, चार्ज दिया जाएगा, बाकी चार्ज दिया रहेगा यूनिफॉर्मली। तो किसी भी पॉइंट पे एक इसका सेंटर हम लेंगे जो स्फीयर बड़ा वाला है, छोटे वाले जो कैविटी है, और इनके लाइन को जो ज्वाइन करें इसी डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे हम कहें कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी डायरेक्शन में होगा। कोई भी पॉइंट ले लो, हमने P पॉइंट इन जनरल लिया था ना बेटा? ये समझ में आ रहा Yes, सबको sir. कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes. और ये आया जो हमारा रिजल्ट आया वो O1 डिस्टेंस पे केवल डिपेंड किया, E नेट एट P हमने जनरल पॉइंट कोई इसीलिए लिया था, P पॉइंट लिया था, और वो आया रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट L इज द डिस्टेंस, L इज OO1, और along OO1 अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो O1 से O के डायरेक्शन में होता, डायरेक्शन चेंज हो जाता। समझ में आई बात बेटा सबको? Yes, sir. तो इस तरह से कहीं भी कैविटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इनसाइड कैविटी। क्लियर बिल्कुल? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Yes, sir. E due to ring at its perpendicular axis, at its perpendicular axis
इट्स प्रीवियस परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में पॉइंट क्यू है, उस पे कहाँ पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ सॉरी, वो तो भूल ही गया, क्यू क्यू वाला पॉइंट तो रह रहा। हाँ बताओ कहाँ होगा, बताओ, सही बात है। ये तो हो गया, क्यू पॉइंट पे कहाँ होगा, कैसे बताएंगे, सोचो, बताओ, कौन बता सकता है क्यू पॉइंट पे? अब क्यू पॉइंट पे कैसे बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? क्यू पॉइंट भी तो एक रह गया बेटा। क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएंगे, कौन बता सकता है? देखो बेटा, सब बता सकते हो, सब बता सकते हो। पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला सेल यहाँ पे रख देंगे, फर्स्ट वाला रख देंगे बेटा। देखो सेकेंड पार्ट, ई एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू। अब इसको क्या कहेंगे, देखो पहली चीज तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट प्लेस कर देंगे। फर्स्ट फर्स्ट पार्ट is placed inside cavity. First sphere is placed. Sphere is inside cavity. Inside cavity. ये क्यों ऐसा कर रहे हैं बेटा? क्योंकि यूनिफॉर्म स्फीयर बन जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगा ना, सिंपल केस बन जाएगा। सब लोग समझ रहे हो बात को? Yes. यस सर। इसलिए क्या किया हमने यहाँ पे कि एक पॉइंट ले लिया क्यू। अब हम जब फर्स्ट को प्लेस किए तो हमें क्यू पॉइंट पे बताना है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट था नहीं, लेकिन हमने ले लिया। तो अब क्या कहेंगे कि एक क्लोज्ड सरफेस लेंगे। देखो ध्यान से, एक क्लोज्ड सरफेस ओ क्यू रेडियस का ले रहे हैं ना बेटा, और पॉजिटिव चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E1। E1 क्या आएगा बेटा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ओ क्यू, वेक्टर लिख सकते हैं। ये समझ में आया सबको कि नहीं, ये बताओ पहले। Yes, sir. अब देखो बेटा तानवी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक्चुअल में तो था नहीं, क्या नहीं था, पॉजिटिव चार्ज था नहीं, हमने पॉजिटिव रख दिया। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, सेकेंड स्फीयर रखेंगे। नाउ सेकेंड स्फीयर will be placed in cavity, in at in place of cavity। एक्चुअली यहाँ पहले हमने पॉजिटिव प्लेस किया था, नेगेटिव किया। अब एक बार पॉजिटिव हमने कंसीडर कर लिया ना बेटा, यस बोलो। सर। तो अब निगेटिव किया तो पॉजिटिव निगेटिव मिलके कैविटी नहीं बना दिए, जीरो कर दिए चार्ज जीरो। वहां। इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, नाम वाम से भी चक्कर ना पड़ो। तो बस पॉजिटिव रखा, निगेटिव रखा। अब यहाँ पे है O1। अब देखो, अब क्यू पॉइंट पे बताना है, क्यू पॉइंट पे बताना है। अब तुम्हें क्यू पॉइंट पे बताना है तो कैसे बताएंगे, किसके कारण बताना है? केवल जो निगेटिव चार्ज है, केवल जो निगेटिव चार्ज हमने रखा, इस स्फीयर के कारण बताना है ना बेटा। समझ में आ रहा सबको? इसी के तो कारण। O1 क्यू का रेडियस बना के एक स्फीयर सर्कल बना। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही। O1 क्यू का रेडियस एक बना करके हम बस गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं करना। O1 क्यू का एक रेडियस लेंगे और ये हम O1 क्यू का रेडियस लेके क्लोज सरफेस लेंगे, बाकी में कुछ मतलब नहीं है। तो O1 क्यू और चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, इसका मान लो रेडियस दिया है, तो इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड लिखना पड़ेगा ना बेटा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्फीयर तो निगेटिव वाला ये है और इसके हम आउटसाइड किसी पॉइंट क्यू पे बात कर रहे हैं। तो चार्ज इनक्लोज्ड ये हो गया O1 पॉइंट, ये हो गया क्यू, ये O1 क्यू हो गया डिस्टेंस। अब जो हम लेंगे क्लोज्ड सरफेस, इसमें चार्ज इनक्लोज लिखना पड़ेगा ना बेटा, बोलो। Yes, sir. यस सर। इसके लिए लेट रेडियस ऑफ कैविटी चाहिए होगा हमें। रेडियस ऑफ कैविटी इज स्मॉल आर, तो हम चार्ज कितना कह देंगे, रो इंटू 4/3 पाई, 4/3 पाई R क्यूब। ये हो जाएगा क्यू इनक्लोज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि
ये बेटा यहाँ से इसका रेडियस अगर हम आर लेंगे तो हम चार्ज एक क्यू इनक्लोज बता देंगे। तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहोगे, देखो ध्यान से, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज है ना, towards O1. towards negative. E2 लिखेंगे, E2 into flux through this closed surface, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, क्या लिखोगे, 4 पाई O1Q होल स्क्वायर, 4 पाई O1Q होल स्क्वायर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. यहाँ से E2 आएगा और इसको हम कह देंगे सेकेंड। अब देखो ध्यान से, E1 किधर आया था, E1 O पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन करेंगे वो इधर जाएगा ना बेटा, और E2 जो लाइन ज्वाइन करेंगे इधर जाएगा। बोलो, ये समझ में आ रही बात? Yes, sir. अरे बेटा यहाँ पे ये तो हमने लिखा इस नेगेटिव चार्ज के कारण, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे था हमारा, एक्चुअल स्फीयर ऐसे था ना, तो यहाँ पे क्यू पे देख रहे थे, इसका सेंटर यहाँ पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव के कारण E1 इधर होगा और E2 इधर होगा, इनके बीच का हमें एंगल मालूम होगा, दिया रहेगा तो हम इनका वेक्टर सम लिख लेंगे। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कहीं होगा। समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. पक्का सबको समझ में आया? ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हम बस बताना चाह रहे थे, कहीं पे भी पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए तो बता सकते हो। तुम्हारे से वो डिराइव यहाँ पे नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग वालों को मैथमेटिक्स अलग होता है, मेडिकल में बेटा वो मैथ नहीं चेक करते, कहेंगे डायरेक्शन किधर होगा, जैसे कोई एक लाइन बना दिया, एक लाइन इधर बना दिया, एक लाइन इधर बना दिया, तो हम यही वाला टिक मारेंगे। समझ में आया? इन दोनों के बीच में है ना रिजल्टेंट। Yes, समझ sir. पा रहे हो बात को? तो जब समझ में आएगा, समझ रहेगी बात, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तभी तो कह पाएंगे, बता पाएंगे, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। समझ गए होगे सब लोग? अब Yes, sir. बोलो Yes, बेटा, तो कुछ भी पूछा जाए, कहीं कोई क्वेश्चन आए, अभी तक जो बात हुआ है कुछ भी रहे, तुम्हें ज्यादा मालूम हो चुका है, ये मान चलो, डेली डेली बात अगर पूरा पता है, आगे बढ़े कि कुछ पूछना है, किसी को कुछ भी डाउट हो, ये मत सोचना बेटा कि मैं क्या सोचूंगा, बहुत अच्छी बात है, डाउट रहता, कुछ दिमाग बात आता 10 बार पूछो, डिस्कस करो, उसी से फायदा होगा। फिजिक्स तो यही बात है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्वेश्चन कम करने से भी मतलब थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है कि स्पीड बढ़े, बाकी अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग मालूम है, सबसे आसान सब्जेक्ट है। बोलो बेटा, कहीं किसी कुछ डाउट? नहीं, sir. आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक क्लियर बिल्कुल? Yes, sir. हम्म। अब यहाँ लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग at its perpendicular distance x। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिंग के प्लेन में, तो हम बात कर चुके हैं लैम्डा 0.2 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin अल्फा बाई 2, सेंटर पे 0 हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ध्यान समझो, ये रिंग इस तरह से, रिंग ये है और इसके सेंटर से बेटा हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर, सेंटर से x डिस्टेंस पे कहीं बात कर रहे हैं किसी पॉइंट P पे, और इस पे चार्ज दिया हुआ है, इस पे चार्ज दिया हुआ है, Q चार्ज दिया हुआ है, किस पे दिया हुआ है, रिंग पे। ये सबको समझ में आ रहा है? Q इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है और इसका रेडियस कह दिया जाए r। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने में हम लोग इंटरेस्टेड है। मतलब ये समझो कि जैसे ये दिख रहा है, रिंग इसमें रखा हुआ, इस प्लेन पे है, उसके सेंटर से पेन के टिप पे हमें बताना है। समझ पा रहे हो क्वेश्चन? Yes, sir. जैसे रिंग यहाँ पे रखा है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे
यहाँ पे हमें इसके टिक पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। Yes, sir. तो अब हम यहाँ पे P पॉइंट पे बताना है, तो यहाँ पे हम कहेंगे चार्ज Q जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट सर्कमफ्रेंस। तो क्या कहोगे इसको? बोलो बेटा। चार्ज Q इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज Q इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, यही तो कहेंगे। चार्ज Q इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं? क्योंकि रिंग के सरकमफ्रेंस पे है, तो सरकमफ्रेंस का लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ या लीनियर चार्ज डेंसिटी हम कहेंगे Q अपॉन 2 पाई आर कूलम पर मीटर। क्लियर बेटा? Yes, sir. अब यहाँ पे एक एलिमेंट लें, कोई डीएल लेंथ ले लेते हैं, स्मॉल लेंथ। डीएल लेंथ पे चार्ज हम कहेंगे dq डैश। dq डैश कितना होगा? लैम्डा डीएल। चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, और डीएल लेंथ पे चार्ज कितना होगा? लैम्डा डीएल होगा। होगा कि नहीं? अब इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो इस पे 1 कूलम चार्ज रखा जाए P पे। देखो ध्यान से, P पे 1 कूलम चार्ज रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ dq डैश चार्ज बहुत स्मॉल चार्ज ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज ये भी कम होगा, तो इसको हम डी कहेंगे। समझ में आ रही बात बेटा? अनन्या Yes, sir. समझ में आ रहा बात बेटा? Yes, sir. तानवी बताओ बेटा, ये एंगल थीटा, यहाँ पे थीटा, थीटा एंगल कितना होगा? सर tan theta is r by x. tan थीटा इज r by x. आर बाई एक्स। अब ये बेटा इसके कारण डी लिखा। अब अगर कोई एलिमेंट कहे हम यहाँ पे ले लें, वेरी गुड, कोई यहाँ पे ले लेता, उसके कारण डी इधर होता, डी इस डायरेक्शन में होता, तो ये भी थीटा एंगल होता ना बेटा। वैसे पूरे सर्कमफ्रेंस पे लेंगे तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम अभी डी लिखा गया, डी लिखें तो डी क्या लिखोगे बताओ? So 2d cos theta. डी लिखेंगे, डी ई इज डी क्यू डैश के इंटू डी क्यू डैश के इंटू Q1 Q2 डी क्यू डैश, यहाँ पे हम डीएल पे जो चार्ज है इंटू 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। स्मॉल आर को हम कह देंगे डिस्टेंस स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डी की वैल्यू आई ना बेटा? बोलो। Yes sir. ये यहाँ पे DQ चार्ज है, DQ चार्ज है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो जब हम DQ चार्ज है और यहाँ पे कहीं पे लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि DQ चार्ज है और ये P पॉइंट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम कहेंगे DE, और इस पे हम कहेंगे चार्ज DQ डैश। ये डिस्टेंस है R, 1 कूलम पे जो फोर्स होगा वही DE होगा। अब हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं अभी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सम हो जाएगा। देखो ये फोर्स है, 1 कूलम पे फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मान लो ये 2 न्यूटन आता और यहाँ पे लेंगे 2 न्यूटन आएगा, तो दोनों का अगर हम इंटीग्रेट अभी कर देंगे तो 2 + 2 4 होगा, लेकिन इनका वेक्टर सम चाहिए। वेक्टर सम के लिए हम इसको क्या करेंगे? कंपोनेंट लिखेंगे। एक लिखेंगे एक्स डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे DEX, इसको हम कहेंगे DEX, और एक हम लेंगे इस डायरेक्शन में DEY डैश। DEY डैश ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि ऊपर वाले का भी हम अगर कंपोनेंट लिखेंगे तो एक कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होगा, तो ड्यू टू सिमेट्री क्या कह सकते हो? ड्यू टू सर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा, और कहेंगे ड्यू टू सिमेट्री क्या लिखोगे? ड्यू टू सिमेट्री हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई डैश क्या हो जाएगा? 0। ठीक है? Yes, sir.
केवल एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, तो डी ई एक्स लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा। डी की वैल्यू हो गई डी क्यू डैश इज लैम्डा डी एल अपॉन के की वैल्यू लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Sir, आर 2DE स्क्वायर। तो cos 2DE theta. cos theta। बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखो टू टाइम्स तब लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, जब हम डीएल क्या हुआ, एक एलिमेंट हुआ, इसकी लिमिट अगर हम 0 से 2 पाई आर लिखें, 0 से 2 पाई आर, तो क्या होगा कि ये डीएल यहां से चल करके पूरा हम कवर कर ले रहे हैं, पूरा रिंग कंसीडर कर ले रहे हैं कि नहीं। Yes, sir. यस सर। Yes, तो sir. हर एक एलिमेंट के कारण एक्स डायरेक्शन में सब ऐड हो गया एक्स डायरेक्शन में। तब हम 2 टाइम नहीं लिखेंगे, अगर 0 से पाई आर लिखें, हाफ के लिए केवल लिखें, तो 2 टाइम करना पड़ेगा। समझ में आई बात। यस सर। जैसे Yes, रिंग है, अगर इसका y कंपोनेंट लेंगे तो हर एक पॉइंट पे पूरे रिंग के y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, लेकिन ये रिंग के कारण हर एक पॉइंट पे x अगर हम लेते जाए पूरे रिंग के कारण, तो सब ऐड होता जाएगा। तो लिमिट पे डिपेंड करेगा, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, डी ई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी एल कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। बताओ राइट साइड पे वेरिएबल क्या क्या है, बोलो अनन्या बेटा, बताओ, आप बताओ, थीटा वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। वेरिएबल। ऋषित, Sir, variable. वेरिएबल। अंजलि, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। Variable. वेरिएबल। अनन्या बताया। तानवी बोला बेटा, बोलो। वेरिएबल। दुष्यंत, Sir, variable. एक ने बोला सब वेरिएबल वेरिएबल कर रहे हो, वैसे करोगे। देखो ये देखो, दिखाई दे रहा है। Yes, sir. इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, अब इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे यहां से देखो, सरकमफ्रेंस से जो एंगल बना रहा परपेंडिकुलर एक्सिस, वो थीटा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। थीटा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, बताओ। Constant. सरकमफ्रेंस से जो बना रहा है, फिर ऐसे बोल दोगे, तो जो भी ये थीटा होगा, थीटा कांस्टेंट है बेटा। आर बाई एक्स कहीं भी सरकमफ्रेंस पी पॉइंट पे ज्वाइन करोगे लाइन, तो परपेंडिकुलर से जो एंगल बना रहा होगा वो कांस्टेंट बना रहा होगा, थीटा कांस्टेंट हुआ। और बताओ एक्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट। Constant. कांस्टेंट है। कैपिटल आर कांस्टेंट। Constant. केवल वेरिएबल क्या है, डीएल है। डीएल। डीएल वेरिएबल है, सब कांस्टेंट है। तो जब हम यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड 0 टू ई एक्स लिख देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया ई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये डीएल केवल वेरिएबल है, तो डीएल की लिमिट 0 से 2 पाई आर हो जाएगा ना पूरे के लिए। Yes, sir. तो देखो ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा कॉस थीटा। लैम्डा को लिख सकते हो क्यू अपॉन 2 पाई आर, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या लिख दोगे बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में स्मॉल आर कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। Yes. यस सर। Yes, तो sir. कॉस थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख दोगे। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल L. अपॉन लिमिट क्या हो जाएगी 2 पाई आर माइनस 0। समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. इसको लिख दोगे, क्या लिख दोगे, क्यू एक्स अपॉन 2 पाई आर, देखो ध्यान से, क्यू एक्स अपॉन 2 पाई आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 हो जाएगा इंटू 2 पाई आर। ये समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो बस 2 पाई आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 पाई आर कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई एक्स की वैल्यू क्यू इंटू एक्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू एक्स। एक्स हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू एक्स। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ गई बात यहाँ तक? रिंग पे जिसपे चार्ज क्यू दिया हुआ, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आ गई। अब अगर हम कहें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स जहां पे मैक्सिमम हो, क्वेश्चन ये हो गया कि अगर हम यहाँ पे कहें, देखो ध्यान से, ये है रिंग, ये है रिंग, इस पे चार्ज दिया गया क्यू चार्ज दिया गया, और इसके सेंटर से, इसका रेडियस है आर, और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया इस डायरेक्शन में। अगर इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इधर करते तब भी हमारा ई इधर आता, और ई की जो वैल्यू आती वो आती क्यू इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब हम ये कह रहे हैं, इसका हम ग्राफ ड्रा करना चाह रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि ये एक्स की वैल्यू जब 0 है, देखो ध्यान से, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, ई कितना होगा बताओ बेटा? जब एक्स 0 है तो ई कितना होगा? 0. 0। बिल्कुल सही, गुड। जब एक्स इनफाइनाइट होगा तब क्या होगा? तब ई कितना होगा? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहा नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसे में क्या करते हैं, q इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ x कॉमन लेंगे, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, फिर यहाँ पे ध्यान से देखो, हम इसको समझा रहे हैं, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, इसको कह सकते हो एक्स स्क्वायर, ध्यान समझना, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 3/2, ये लिख सकते हो। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 को ऐसे लिख सकते हो। ये समझ में आया? Yes, sir. अनन्या, sir. तान्वी, बोलो बेटा दोनों। Yes, sir. Yes, sir. हाँ गुड। तो अब एक्स स्क्वायर, ये तो पूरे 3/2 रहेगा, लेकिन इसका अंडर रूट एक्स हो जाएगा, फिर एक्स क्यूब आ जाएगा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इफ एक्स इज इक्वल टू, कहीं कहीं ऐसा आ जाया करे, इसलिए हम बता दे रहे हैं, बाद में नहीं बताना पड़ेगा, क्यू इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी जगह पे हम ये लिख रहे हैं, इंटू एक्स क्यूब इंटू आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2। ये समझ में आया? बोलो बेटा। Yes, sir. जब x 0 रखेंगे, सॉरी, अब यहाँ पे देखो एक x कैंसिल हो गया, यहाँ स्क्वायर आ गया, e आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, ऐसे लिख दोगे।
लिखोगे ना। अब यहाँ x इनफाइनाइट Yes, प्लेस कर रहे हैं, इनफाइनाइट प्लेस कर रहे हैं, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट होल स्क्वायर, और ये r स्क्वायर अब ये हो गया डिनोमिनेटर में, देखो ध्यान से, r स्क्वायर अपॉन इनफाइनाइट होल स्क्वायर प्लस 1 3/2, तो सम क्वांटिटी अपॉन इनफाइनाइट, ये 0 हो गया, ये समझ में आया। Yes, sir. 1 की पावर 3/2 1 हो गया, ये पूरी क्वांटिटी 1 हो गई, और यहाँ q अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर क्या हो गया, 0, g 0. क्या हो गया, 0। 0. अब एक बात देखो, ये देखो x जब 0 है, देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 है, x जब 0 है और इनफाइनाइट पे 0 है, लेकिन x की वैल्यू अगर हम कुछ रखते हैं r 2r 3r, तो ये 0 नहीं आ रहा, e इज नॉट 0, ऐसा हो रहा है कि नहीं, देखो वैल्यू। यस सर। इसका Yes. मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से पहले बढ़ेगी, इंक्रीज होगा, उसके बाद कहीं जा करके मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज करके 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या ही हुआ। Yes, sir. Yes, sir. तानवी समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। सब आसान है, कुछ नहीं, एकदम घबराना नहीं, मैं बताया ना पहले ही, कुछ नहीं, सब आसान। देखो, तो ये हम कह रहे हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये सेंटर से इधर कहीं पे मूव करें या इस डायरेक्शन मूव करें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो E की वैल्यू आई है QX अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। तो अगर कभी भी फंक्शन y इज ए फंक्शन ऑफ x होता है, कहा जाए फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x, y इज मैक्सिमम, तो क्या करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 0 करते हैं। y x का फंक्शन है, देखो ध्यान से, कहीं पे भी थोड़ा सा ब्रीफ बता दे रहा हूँ, y इज ए फंक्शन ऑफ x, dy बाई dx 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो जहां पे भी 0 होगा, x1 कहें या x2 कहें, या तो वहां मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। समझ में आ रही बात बेटा। यस सर। Yes, sir. जब भी पूछा जाए कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे अगर कहा जा रहा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x, E इज मैक्सिमम, तो इसका मतलब यहाँ पे तो मैक्सिमम ही होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, 0 से इंक्रीज करके फिर 0 हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dE बाई dx x के रिस्पेक्ट में, तो ये जब 0 करेंगे तो एक डिफरेंशिएशन बेटा इंजीनियरिंग वाले सब कर लेंगे, खूब पढ़ेंगे, ये आ जाएगा प्लस माइनस r/√2, x की वैल्यू ये आ जाएगी। अब अन्य थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पता है बेटा आपको, बेसिक। अनन्या, तानवी, आपको बेटा। यस सर। हाँ, तो देखो Ex लिखें तो ये हो जाएगा Qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dx, इसको लिखें तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट हो गया, d बाई dx। अब इसको हम कहेंगे x, दिस इज fx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2, इसको कहते हैं फंक्शन fx, इसको कहते हैं gx। तो क्या होता है, q अपॉन, इसको इक्वेट करना है 0 के, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो ये होगा डिनोमिनेटर होगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 इंटू न्यूमरेटर, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर 3/2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 माइनस 1 इंटू 2x, और इसको इक्वेट कर देंगे 0 के बेटा, 0 की इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस r/√2। सॉल्व कर लेते, प्लस माइनस r/√2, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रा करें तो जब यही x की वैल्यू इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है r, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। देखो अगर वेक्टर टर्म में लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यहाँ से 0 से इंक्रीज किया, उसके बाद फिर इनफाइनाइट पे पहुंच के टेंडिंग टुवर्ड 0 हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इधर इस डायरेक्शन में होगा। जब निगेटिव एक्स में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव होगा। तब तो फिर हम कहेंगे जब ये वेक्टर टर्म ले रहे हैं, ध्यान देना बात को, जब हम इसको वेक्टर डायरेक्शन ले रहे हैं, एक्स पॉजिटिव ले रहे हैं, एक्स जब पॉजिटिव ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। जब एक्स निगेटिव ले रहे हैं, एक्स निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, कंफ्यूज मत होना, मैं सारे बता दे रहा हूँ, कहीं भी कुछ दिख जाए वो गलत हो सकता है, हमारा कुछ कहीं पे नहीं हो सकता है, हम ज्यादा ही सब कुछ बता रहे हैं, इसलिए घबराना नहीं। वहां ये लिखा वो लिखा, कुछ भी लिखा रहे बता देना, मुझे दिखा देना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये जब x की वैल्यू कितनी होगी, r/√2, ये होगा x की वैल्यू -r/√2, तब ये यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा। और ये इसलिए ऐसा हुआ, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि सर ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे भी हो सकता था। तो अगर इस तरह से ग्राफ होता तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। चलो उतना डिटेल में नहीं जाना, ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि ये पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। तो ये हो गया r/√2। लेकिन अगर यही कहा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड वर्सेस एक्स अगर ग्राफ ड्रा किया जाए, ध्यान देना हमारी बात को, अगर इसका मैग्नीट्यूड वर्सेस एक्स अगर ग्राफ ड्रा किया जाए, ये हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी y, ये मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा। तब ये हो जाएगा x की वैल्यू r/√2, यहाँ पे होगा x की वैल्यू -r/√2। इसलिए सब बता दे रहे हैं कि ये अगर वेक्टर टर्म में कहा जाएगा तो ये होगा जब मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड पॉजिटिव एक्स में कहें या नेगेटिव एक्स में कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. एक बार देखो सब लोग, कहीं किसी कुछ डाउट हो तो पूछो। हम ऐसे कर दे रहे जो पूरा स्क्रीन पे दिख जाए, जल्दी से देखो, सब लोग देखो, कहीं पे भी कुछ अगर डाउट लग रहा है तो पूछो। एक बार देखो बेटा, रिवाइज करो, देखो। सबको क्लियर है यहाँ तक? डिफरेंशिएशन में अपने आप जिसको चाहिए होगा डिफरेंशिएट करके हमने लिख दिया है, उसको सॉल्व कर लेना, या कर दूं कहो तो, जरूरत है नहीं कुछ, यहाँ तक हमने लिख ही दिया है बेटा। इसके बाद अगर करोगे तो ये हो जाएगा r² + x², 1/2 बाहर ले लिया तो r² + x², और ये 2 कैंसिल हो गया, -3x, और यहाँ पे 1/2 बचा, 3x² हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव है, ये 0 हो नहीं सकता, तो ये होगा r² - 2x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया 2x² इज इक्वल टू r², x² इज इक्वल टू r²/2, तो x इज इक्वल टू +- r/√2। ये भी कर दिया, नहीं तो हो गई ये सर, यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बात वही पार्ट की नहीं है। अब ये हमने देखा कि जो नियर अबाउट, देखो ध्यान से, जो रिंग के पास में अगर हम बात कर रहे हैं, रिंग के पास में अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे यहाँ पे
कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा हम लोगों ने, ऐसे बढ़ रहा है, फिर उसके बाद इनफाइनाइट पे जाके टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो रहा है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कह रहे हैं इधर बढ़ रहा है और इधर जाके टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो रहा है। अगर मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं तब वेक्टर टर्म ले रहे हैं, ये x है, ये निगेटिव x है, x डैश, तो r/√2, और इसको हम कह रहे हैं -r/√2। अब जरा एक चीज देखो कि अगर रिंग का सेंटर तो यहीं पे है, रिंग तो यहीं कहीं प्लेस्ड है ना बेटा, इसके सेंटर की अगर हम पास में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देखो लीनियरली, अगर बहुत पास बात करें तो स्ट्रेट लाइन जा रही है कि नहीं, ये व्हाइट से दिख रहा है, समझ में आ रही बात? Yes. यस सर। तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बढ़ रही है, इसका मतलब कि अगर हम रिंग प्लेस कर दिए, यहाँ पे रिंग प्लेस कर दिए, देखो रिंग प्लेस कर दिए और इस पे चार्ज हमने दे दिया Q चार्ज दे दिया, तो इसके नियर बाई अगर हम बात करेंगे तो राइट डायरेक्शन में नियर बाई अगर हम बात करें, देखो नियर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रही होगी, व्हेन x इज मच लेसर देन r की बात कर रहे हैं, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होगी, पहले देखो r/√2 के पहले बढ़ रही है कि नहीं, यस सर। समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर मान लो हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देते हैं और स्मॉल अमाउंट से इसको डिस्प्लेस करते हैं, स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस कर दें, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल लें मास m का और -q चार्ज, इसको हम कहें यहाँ से स्लाइटली सेंटर से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने लिखा है Qx/4πε0 r² + x² power 3/2 if x is very much lesser than r, x की वैल्यू बहुत छोटी है r से, अगर x की वैल्यू हम कह दें बहुत छोटी है r से, तो e को क्या लिख सकते हो, q, न्यूमरेटर तो वही रहेगा, डिनोमिनेटर में हम क्या कह सकते हैं, x² को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना बेटा, Yes, sir. r² पावर 3/2 लिख दें, क्यों, क्योंकि r² + x² को नियरली r² लिख सकते हैं। ये समझ में आई बात सबको? यस सर। Yes, sir. तो ये हम लिख सकते हैं, तो r² पावर 3/2 क्या हो जाएगा, q इंटू एक्स अपॉन 4πε0, और ये हो जाएगा r3 4πε0 r3, ठीक है बेटा? Yes, sir. सर ये समझ हमने में आया? ऊपर वाला x क्यों नहीं नेग्लेक्ट किया? इसलिए नहीं किया बेटा कि जब भी कोई क्वांटिटी होता है, जैसे y है, मान लो 10x है, अपॉन यहाँ पे हम कह दें 1000 + x²। अब अगर कहें x बहुत छोटी क्वांटिटी है तो न्यूमरेटर में उसका मल्टीप्लिकेशन है बेटा ना, ओ अच्छा, तो वो बढ़ जाएगा, बट स्क्वायर करने से और छोटा, तो इसलिए। हाँ स्क्वायर करने छोटा हो जाएगा, और उसको अगर हम डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे, मान लो 0.1 है x की वैल्यू, तो न्यूमरेटर तो 1 हो जाएगा बेटा, और Yes, डिनोमिनेटर में 1000 + 0.01 है, तो 1000 + 0.01 1000.01, तो फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन में हम उसको हटाते हैं, मल्टीप्लाई होगा तो नहीं उसको हम हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, बहुत छोटी क्वांटिटी है, वो लार्ज क्वांटिटी को भी कम कर देगा, तो मल्टीप्लिकेशन में नहीं हटाते, समझ में आई बात बेटा? यस सर। इसलिए इसको नहीं हटाया गया, ठीक। अब देखो अगर हम यहाँ पे कहें, समझ लो कई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करते जा रहे हो, अब ये देखो अगर यहाँ पे हम कहें कि मास m चार्ज -q का कोई चार्ज पार्टिकल सेंटर पे है, इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया मीन पोजीशन से, तो प्रूव दैट इट विल एक्सिक्यूट SHM एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड। SHM पढ़ा हुआ है सबने? अरे बेटा बहुत डिटेल नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। देखो अगर इसके हम कहें कि इफ ए चार्ज मुझे पार्टिकल, क्वेश्चन में डाउट है, तो ओरिजिनली उन्होंने हमें एक चार्ज रिंग दिया है, उसके बाद हमने उसमें माइनस क्यों रखा है?
या माइनस बता क्यू की रिंग? बता रहे हैं इफ, नहीं अभी तक तो बेटा वही रिंग की बात कर रहे थे। अब आगे जो लिख रहा हूं यहाँ पे देखो, ऐसे मार्क किया ना तो इसका मतलब क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुआ। इफ ए चार्ज पार्टिकल, इफ ए चार्ज पार्टिकल हैविंग मास m माइनस q चार्ज इज displaced slightly perpendicular to ring having charge q, ring पे charge q है, prove that it will execute SHM and find its time period। अब कहा गया है, ये तो बात बेटा अभी तक हम ये कर रहे थे, ग्राफ बनाया और ये समझाया। अब कहा गया कि अब क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे एक रिंग है जिसपे हमने चार्ज क्यू दिया हुआ है, ठीक है बेटा, क्यू चार्ज दिया हुआ है और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग एक चार्ज पार्टिकल मास m है माइनस क्यू चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया। स्लाइटली कहने का मतलब हो गया कि x की वैल्यू बहुत कम है, x इज वेरी मच लेसर देन r। समझ में आई बात बेटा? यस सर। यस अब सर। एक बात देखो, जैसे ही हमने इसको ध्यान समझो, जैसे ही मास m चार्ज माइनस क्यू को डिस्प्लेस किया, अभी हमने देखा था ग्राफ में कि जब ये वैल्यू स्ट्रेट लाइन ऐसे इंक्रीज कर रही थी ना, याद करो अभी बताया था बेटा। तो जैसे ही इसको हम कहेंगे कि इसको वेलोसिटी दी गई तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है ना बेटा, तो जब माइनस चार्ज होगा यहाँ कहीं पहुंचेगा माइनस चार्ज, इस पे फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड द सेंटर लगेगा। ये समझ पा रहे हो या नहीं? Yes, sir. माइनस क्यू चार्ज है, अगर यहाँ पे 1 कूलम पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब प्लस 1 कूलम पे जो फोर्स लगेगा वो राइट वर्ड लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज हम डिस्प्लेस कर देंगे तो दूर भाग जाएगा, वापस आएगा ही नहीं। पॉजिटिव चार्ज इधर अगर हम डिस्प्लेस कर दिए सेंटर से तो ये भी दूर भाग जाएगा, वापस आएगा ही नहीं। निगेटिव चार्ज अगर डिस्प्लेस करेंगे, स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा? इस पे फोर्स बढ़ रहा होगा। क्यों बढ़ रहा होगा? क्योंकि फोर्स की वैल्यू देखो, फोर्स की वैल्यू ये आ गई 1 कूलम पे फोर्स ये आया, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। तानवी समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। अनन्या देखो, रसीद, तो यहाँ पे क्या कह देंगे? x की वैल्यू r/√2, फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं, x इक्वल टू माइनस r/√2। अब जब ये फोर्स लगा तो इसका मतलब जब माइनस क्यू चार्ज हमने दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा बताओ? फोर्स कितना लग रहा होगा? F की वैल्यू हो जाएगी, F होगा माइनस क्यू इंटू ई होगा ना बेटा। बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. माइनस Yes, क्यू इंटू ई, F होगा माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4πε0 r क्यूब इंटू एक्स। और देखो जैसे से एक्स बढ़ रहा है तो इससे फोर्स बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, r/√2 तक मैक्सिमम हो रहा है, तो जाके कहीं रुक जाएगा ये, फिर वापस आएगा सेंटर पहुंचा, इसकी वेलोसिटी हुई, तो जैसे चार्ज पार्टिकल लेफ्ट वर्ड गई, इस पे फिर फोर्स लगेगा राइट वर्ड लगेगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज है ना बेटा। बोलो, yes sir। Yes, sir. समझ में आ रहा सबको? बोलो। यस सर। तो हम कह देंगे दैट फोर्स इज Fm into A, mass into acceleration। mass is m is the mass of charge particle minus small q capital Q upon 4πε0 r cube into x। E कह देंगे माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल Q अपॉन 4πε0 m r cube into x। A is directly proportional to negative x। A is directly proportional to negative x।
यही होता है ना बेटा, a is equal to minus omega square x, that is necessary and sufficient condition to execute SHM. Yes, sir. तो Yes, इसको हम sir. अगर इसको हम कंपेयर कर लें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब बाई क्यू कैपिटल क्यू। ठीक है, ये हो गया टाइम पीरियड। क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अगर ये बताओ हम पॉजिटिव चार्ज प्लेस अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करते, अगर सेंटर से हम पॉजिटिव चार्ज अगर हम प्लेस करते हैं तो वो यहाँ से रिपेल होके दूर हो जाते हैं। हाँ, वापस आएगा ही नहीं वो, बिल्कुल सही बात है, वापस आएगा ही नहीं। तो इसलिए, और ये इसके निगेटिव के साथ भी कंडीशन होना चाहिए, एक्स इज वेरी मच लेसर देन आर, तभी जो फोर्स को हमने डायरेक्टली एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स आया ना इस फॉर्म में, तभी आया ये, नहीं तो डिनोमिनेटर में भी एक्स होता ना बेटा। समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes. तो यहाँ पे x की वैल्यू बहुत कम होना चाहिए, x इज वेरी मच लेसर देन आर, ये होना चाहिए। ठीक, क्लियर यहाँ तक की बात? Yes, sir. Sir. अब देखो नेक्स्ट एक हम दे रहे हैं होमवर्क में, अपने आप सोचना। इसमें बेटा हम लिख रहे हैं होमवर्क में, अगर मान लो कि एक डिस्क दिया हुआ है, डिस्क, इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है सिग्मा, इसके एक सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस इज बेसिकली डिस्क। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका रेडियस है आर, और इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स पे, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स पे किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको हम कह सकते हैं या तो आर के टर्म में एक्स के टर्म में लिखो, या तो ये दिया हुआ है एक एंड जो होगा सेमी वर्टेक्स एंगल, तो एक्स हो गया, ये एंगल अल्फा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आनी चाहिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, ये होगा आंसर। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में होगा, आंसर मैं लिख रहा हूं। या एक्स और आर के टर्म में अगर लिखोगे, एक्स और आर के टर्म में लिखोगे तो ई की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और डायरेक्शन जैसा कि फिगर में दिखाया गया यही आना चाहिए। समझ में आई बात बेटा? Yes, sir. ये ट्राई करना, नहीं तो रिजल्ट याद कर लेना। तानवी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं कि उसको डिराइव करना, इसका रिजल्ट याद कर लेना। अल्फा 90 हो जाएगा तो यही फिर इनफाइनाइटली लार्ज थिन
सीट की तरह बिहेव करेगा। अल्फा 90 हो गया तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया ना। लेकिन बीटेक जो इंजीनियरिंग वाले हैं सबको करना है, ये डिराइव करना है, होमवर्क। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो एक टर्म अब आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसको U से डिनोट। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो कहीं पे अगर ये कहीं पे एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा है, जैसा कि हम बता चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी? हर एक डायरेक्शन में होंगी, स्ट्रेट वे टिल इनफाइनाइट, हर एक डायरेक्शन में जा रही होंगी। तो इसका पहले समझो, इसका मीनिंग क्या हुआ, बेसिक भी मालूम होना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट with a constant speed is known as electric potential per unit charge। मतलब Q चार्ज यहाँ रखा, ध्यान से पहले समझो फिर हम लिख देते हैं। कहीं पे भी हम इनफाइनाइट से 1 कूलम चार्ज को अगर हम स्लोली लेकर या कांस्टेंट स्पीड से लेकर के 1 कूलम चार्ज को हम लेकर के इनफाइनाइट से आ रहे हैं किसी पॉइंट P तक, तो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, कांस्टेंट स्पीड से लाना है या स्लोली लेके आना है, 1 कूलम चार्ज को कहां से लाना है, इनफाइनाइट से लाना है। तो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा P पॉइंट तक लाने में, दिस टोटल वर्क डन विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 1 कूलम को लाने में, अगर Q कूलम को लाने में जो वर्क होगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात बेटा? 1 कूलम को इनफाइनाइट से P तक लाने में जो वर्क डन होगा, P मान लो ये फिक्स्ड चार्ज है, कोई स्पेस में फिक्स्ड चार्ज। अगर हम कहें कि यहाँ पे 1 कूलम चार्ज इनफाइनाइट से P तक ला रहे हैं और P का कैपिटल Q से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। ठीक है बेटा, Q पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल r। 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Q चार्ज को लाने में कितना वर्क होगा, Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बिकम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक की बात सबको समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. अब देखो इनफाइनाइट पे आप क्या कहोगे, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहोगे एट इन्फिनिटी। वैसे Q चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हो आप, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यही लिखते हो ना। r जब इनफाइनाइट होगा तो E क्या होगा, 0 होगा ना। इसका मतलब हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इन्फिनिटी क्या मान लेते हैं बेटा, 0। Zero. क्लियर सबको ये बात? Yes, sir. E की वैल्यू हम लिख देते हैं 0। अब देखो इनफाइनाइट पे, अब अगर हम कह दें कि x डिस्टेंस पे, यहाँ कहीं बात कर रहे हैं x डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, हम कहेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगर हम कहें कि यहाँ पे dx इज वेरी स्मॉल लेंथ, dx डिस्प्लेस करने के लिए वर्क डन जो होगा, dx डिस्प्लेस करने के लिए वर्क डन क्या होगा, E dx होगा ना। बोलो सर बेटा। ये क्या आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में difference। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पी पॉइंट तक, समझो बेटा 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लाने में 1 कूलम चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर क्यू कूलम को लाने में जो वर्क डन होगा दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है तो क्यू कूलम को लाने में वर्क कितना होगा, Q इंटू V होगा। समझ पा रहे हो बात को? यस सर। yes 1 कूलम sir, चार्ज को इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर Q कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से P तक लाने में जो वर्क डन होगा दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये समझ में आई बात? यस सर, आगे। तो अब अगर हम कह दें कि देखो ये हमें, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसी x डिस्टेंस पे जब कोई 1 कूलम चार्ज है तो उस पे फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 कूलम पे जो फोर्स लगेगा। लेकिन एक्सटर्नल एजेंट तो बेटा इसको लाना है इनफाइनाइट से, लाना है एक्सटर्नल एजेंट को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगाएगा ना। बोलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम पे लगा रहा है राइट वर्ड, और ये एक्सटर्नल किधर लगाएगा, लेफ्ट वर्ड लगाएगा, तभी तो 1 कूलम आएगा ना बेटा। आवाज आ यस रही है? सर। तो हम कहेंगे कि वर्क डन जो, अगर हम कहें कि वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड dx के लिए जितना वर्क करेगा उसी का नेगेटिव वर्क करेगा ना बेटा। कौन वर्क करेगा? एक्सटर्नल एजेंट। ये समझ में आया? Yes, sir. yes sir, माइनस ई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर dx। इसको हम ले लें यहाँ पे x इनफाइनाइट है तो v जीरो होगा। इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई नहीं है, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। जब r डिस्टेंस पे लाया गया तो v, इसको लिख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड v हो गया माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। लोअर लिमिट इज इनफाइनाइट, अपर इज r, तो v लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स इंफिनिटी टू r। इसको हम कह देंगे v की वैल्यू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाई r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। कितना हुआ पोटेंशियल बेटा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मान लो यहाँ q चार्ज रखा है, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल पूछा जाए तो हम कहेंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब q चार्ज है और यहाँ q लाने में कितना वर्क होगा तो पोटेंशियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बेटा, q इंटू वीपी हो जाएगा। समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. यस सर। yes देखो sir, देखो 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 कहीं कुछ नहीं हमने लिखा। माइनस ई dx इसलिए किया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिस्प्लेस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये dx कह दें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करेगा उसका अपोजिट करना पड़ेगा तभी तो ये पास में आएगा। एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा इसका अपोजिट करेगा। समझ में आई बात? तो इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट माइनस ई dx लिख दिया, इसी को dv लिख दिया। और बहुत ही dv इज इक्वल टू माइनस ई dx इन जनरल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इन जनरल dv इज इक्वल टू माइनस ई dr। भाई हमने x लिखा तो इसको हम r कह सकते हैं। इन जनरल dv इज इक्वल टू माइनस ई dr, या इसी को कह सकते हो, या इसी को कह सकते हो, और E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोटेंशियल दिया है तो r के रिस्पेक्ट में लिखें, या dv इज इक्वल टू माइनस ई dr, और इसको लाइन, इसको हम इंटीग्रेट कर दें, r वैल्यू r इनिशियल कहें तो पोटेंशियल v1 कहें, इसको कहें r फाइनल, पोटेंशियल v फाइनल, इसको v इनिशियल कह दें। समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. yes sir, तो यहाँ पे पोटेंशियल आ गया और ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी हो गया, यहाँ पे वीपी क्या है, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया आर, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर इनके बीच का डिस्टेंस है कैपिटल क्यू और यहाँ पे है स्मॉल क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर, पोटेंशियल कह देंगे कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे पी पॉइंट पे, तो कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि U बाई क्यू 1 कूलम चार्ज को जूल पर कूलम कह सकते हैं, या इसी को जूल पर कूलम को कहते हैं वोल्ट। एसआई यूनिट जो होगा पोटेंशियल का, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है बेटा। यहाँ तक बात क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Sir. तो ये बात हो गई, और जितना बताया थोड़ा देखो, हम फिर कह रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि एक बार एनसीईआरटी या जिसका सीबीएसई बोर्ड नहीं थे, आईसीएसई बोर्ड है, बुक से एक बार रीडिंग मारी जाएंगे, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, लेकिन उसका अलग एक इंटरेस्ट होता है और एक समझ अलग होती है। मैं कुछ अपने अनुभव से बोल रहा हूँ तो कुछ तो बात होगी ना, तो आगे आगे भी कर लिया करो। कल क्लास नहीं लेंगे, अभी हम सैटरडे और संडे को 3:30 पे फिर शुरू करेंगे। टाइम दे रहा हूँ इसलिए जितना बताया पूरा एकदम ग्रास्प रहे, और हम टेस्ट कभी भी ले सकते हैं जितना पढ़ाया, ठीक है। और एक एक चीज तो कहीं कुछ डाउट रहता तो बताया करो, स्पीड अगर तेज है तब भी बताया करो, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा हम वहां पे कर देते हैं जहाँ कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, तो वो तो यार कर सकते हो आप लोग, बताने वाले समझाने वाले में मैं टाइम ज्यादा लगाता हूँ, जिससे अंडरस्टैंडिंग हो, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो कर ही लोगे। समझ में आई बात ना बेटा? यस सर। और ये सबसे बड़ा चैप्टर यही इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसके बाद फिर तो और छोटे छोटे चैप्टर हैं, धीरे धीरे कम होते जाएंगे, बहुत छोटे होते जाएंगे।